हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर अब इंटरव्यू के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि इंटरव्यू में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टेप बाय स्टेप इसको लेकर चलते हैं कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो क्या क्या आपको हेल्पफुल चीजें रहेंगी। पहली बेटा बात कर लेते हैं हम अपना जो स्टार्टिंग की अगर बात करें तो बात कर लेते हैं ड्रेस की। तो ड्रेस में आपको जो है लड़कों को, अगर मैं लड़कों को लेकर चलूं तो लड़कों को अपना फॉर्मल ड्रेस अपनी पहनकर चलनी है, जिसमें आपकी पैंट शर्ट हो सकती है। ठीक है, किसी के पास कोट वगैरह है तो आप वो भी डाल सकते हो। और प्रॉपर जो है आप अपना टाई वगैरह आप यूज कीजिए, ताकि आप एक थोड़ा सा प्रोफेशनल लगो कि हाँ आप जेन्युइन में इंटरव्यू के लिए गए हैं। सेकंड, लड़कियों की अगर मैं बात करूँ तो लड़कियां जो हैं ड्रेस में अपनी साड़ी, कोई भी जो एक फॉर्मल कलर में कोई भी एक साड़ी होगी तो वो आप ले सकते हैं। थोड़ा सा आप कलरफुल चीज़ों से बचें, थोड़ा सा भद्दे कलर या थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कलरफुल चीज़ें ना पहने, क्योंकि उससे इंटरव्यू के माइंड में थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आप बचें। ड्रेस में आप जो है फॉर्मल जितना रखेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ज़्यादा कलरफुल पहनने से थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। दूसरी बात मैं कर लेता हूँ रिज्यूमे की। तो रिज्यूमे पहली बात तो आपको प्रॉपरली कैरी करना है अपनी फाइल में। कोई भी आप अपना फाइल या कोई भी आप अपना फोल्डर लेके जाइए जिसमें आपका रिज्यूमे होगा, आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो होंगे। तो प्रॉपरली आप उनको कैरी कर कर लेकर जाइए। ऐसा नहीं कि एक हाथ से आपने रिज्यूमे निकाला और उनको सामने, उनके सामने आपने दे दिया कि ले लीजिए ये मेरा रिज्यूमे। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको प्रॉपर फाइल में मेंटेन होना चाहिए। अब दूसरा एक बात और ध्यान रखना है, रिज्यूमे में हम जनरली क्या करते हैं कि रिज्यूमे किसी का भी उठाया और कॉपी पेस्ट हम मार देते हैं, नाम एडिट कर दिया, फादर नेम एडिट कर दिया, ये सब कुछ। ये आपको केवीएस के इंटरव्यू में भूलकर भी नहीं करना है। केवीएस की एक खासियत है, आप अगर पुराने बच्चों से बात कर कर देखेंगे तो उन्होंने ये आपको फीडबैक दिया होगा कि जितना भी आप ओरिजिनल रहेंगे उतने ही चांसेस होते हैं आपका इंटरव्यू क्रैक होने में। ठीक है, आप जितना भी बनकर दिखाएंगे उतना ही आप ज्यादा उलझेंगे। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। दूसरी एक बात और, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस ये आ रहे थे कि सर हम बॉर्डर लाइन पर हैं तो हम क्या इंटरव्यू की तैयारी करें या ना करें। तो ये पॉइंट आप ध्यान से सुनिए। अब की बार जो है, पिछली बार जो है वो 85% और 15% का रेशियो था। 85% जो है मार्क्स के थे और 15% जो था वो आपका इंटरव्यू था। तो अगर किसी ने सेटिंग से पेपर करवाया था पहले, तो 85 वाला जो परसेंटेज एरिया था उसमें उसने मार्क्स अगर ज्यादा ले लिए और इंटरव्यू में केवल वो प्रेजेंट भी हो गया और एक दो क्वेश्चन के उसने आंसर दे दिए तो भी उसका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन अब इसी चीज को रोकने के लिए केवीएस ने क्या किया है, अब की बार 70 और 30% का रेशियो डिसाइड किया है। 70% जो आपके मार्क्स आए हैं वो वाला रेशियो, प्लस 30% जो आपका इंटरव्यू है वो। तो जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर हैं उनके लिए भी अभी वो रेस से बाहर नहीं हुए हैं, क्योंकि 30% का रेशियो जो है वो काफी होता है। अब आप यहाँ पर ये बात ध्यान रखकर चलिए कि जिन बच्चों ने सेटिंग करवा रखी होगी पेपर की, वो भले ही जो 70% वाला रेशियो उसमें मार्क्स अच्छे ले आए, बट पीछे जो 30% वाला रेशियो है वो पढ़ने वाला बच्चा ही करेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसने किताब उठाकर ही नहीं देखी होगी वो वहां पर इंटरव्यू क्लियर कर जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये उन बच्चों के लिए खुशखबरी है जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप बॉर्डर लाइन पर भी हैं तो आपने पढ़कर ही तो पेपर दिया है। तो ये बात आपको पूरी पूरी ध्यान रखनी है कि अगर आप बॉर्डर लाइन पर भी हैं तो अभी भी आप बाहर नहीं है रेस से। आप अपना अच्छे से तैयारी कर कर जाओ और अपना इंटरव्यू क्लियर कर कर आओ। ठीक है, अब रिज्यूमे पर वापस आते हैं। रिज्यूमे आपको ओरिजिनल रखना है और जितना भी आपने रिज्यूमे बनाया है उसमें से आपको अच्छे से गो थ्रू हो जाना है कि आपने रिज्यूमे में क्या क्या डाला है। दूसरा, रिज्यूमे को जितना शॉर्ट रखोगे, इट मीन जितनी इंपॉर्टेंट नॉलेज है वो केवल आप दो, ज्यादा उसमें एडिट मत करो या ज्यादा ऐड मत करो उसमें। ठीक है, जो आपकी बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो आप डालते रहो, जिसमें आपका नाम हो गया, ठीक है, आपके एकेडमिक्स हो गए। और एकेडमिक्स अगर आपने मास्टर तक भी कर रखा है तो बैचलर तक भी डाल दोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिज्यूमे लेंथी बनाओगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस आपसे करेंगे, और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे ज्यादा करेंगे उतना ही आपको उलझाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर बेटा पैनल बैठा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक आपका इंटरव्यू ले रहा है, 4 से 5 फैकल्टी वहां पर बैठी होंगी और वो अपने सब्जेक्ट की मास्टर होंगी। तो वो
और भी कुछ नहीं होंगे तो अपने सब्जेक्ट से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि उनको अगर उलझाना है तो वो आपको उलझा कर ही मानेंगे। दूसरी बात, हम स्टूडेंट हैं तो हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते क्योंकि वो 10-10 15-15 साल के एक्सपीरियंस चीज पर हैं। ठीक है, तो रिज्यूमे में अब आपको क्या करना है कि अपना जो जितना शॉर्ट आप बना सको जिसमें केवल जरूरी चीजें हैं वो आपको डालनी है। अब उसमें से आपको एक बात ध्यान रखना है, हॉबी में कम से कम हॉबी देना, ज्यादा हॉबी मत डालना कि आप जैसे हम बोलते हैं ना हवाबाजी में हमने डाल दी 5 डाल दी। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप केवल अपनी 1 या 2 हॉबी डालो और जो भी आप हॉबी डाल रहे हो उस हॉबी के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी जरूरी है। अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आप कहीं लैग कर रहे हो, तो आप उस हॉबी को मत डालो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने हॉबी डाल दी अपनी प्लेइंग फुटबॉल, और फुटबॉल के बारे में मुझे पता नहीं। ठीक है, तो वो मुझसे ये पूछेंगे कि 2003 में किसने जीता, 2007 में किसने जीता। ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया का जो वो है प्लेयर है उसका क्या नाम है, अमेरिका में जो पॉपुलर फुटबॉल का प्लेयर है वो कौन सा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अरेंज करेंगे, वो आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीजें नहीं रखनी है, केवल आप अपनी वो वाली हैबिट दो जिसकी जो सच में आपकी हैबिट है, और उस हैबिट के बारे में भी आपको पढ़कर जाना है थोड़ा सा। मतलब थोड़ा सा जनरल नॉलेज आपको उसकी बढ़ा लेनी है कि कौन सी चीज कहां पर कैसे कैसे हुई है। दूसरा, वो आपसे आपके 10 पॉइंट या 5 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट वो इंटरव्यू के ऊपर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल 5 पॉइंट आपकी वो स्ट्रेंथ पूछेंगे और 5 पॉइंट आपकी वो वीकनेस पूछेंगे, तो वो जरूर सोच कर जाना। जरूरी नहीं है कि जो आप पॉजिटिव पॉइंट अपने बारे में बता रहे हो वो उनके लिए भी पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है कि वो सिचुएशन देकर आपकी उस स्ट्रेंथ को नेगेटिव बना दे, तो वहां पर आपका आंसर अब आना जरूरी है कि ये मेरा जो स्ट्रेंथ पॉइंट है वो इसलिए है। आपके पास कोई एग्जाम्पल होना चाहिए, कोई रीजन होना चाहिए, या कोई लॉजिक होना चाहिए कि आप उसको अपनी स्ट्रेंथ में डाल रहे हो या फिर आप अपनी वीकनेस में डाल रहे हो, तो कैसे डाल रहे हो। ये इंटरव्यूअर आपसे जरूर पूछेगा कि अपने स्ट्रेंथ पॉइंट बताइए और आप अपने जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो बताइए। नेगेटिव इन द सेंस की वीकनेस जो है आपकी वो बताइए, और उनसे भी क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे। ये ध्यान रखना है आपको। तो जो भी आप रिज्यूमे बनाएंगे, इन शॉर्ट बनाइए, और दूसरा पूरे के पूरे रिज्यूमे से आप गो थ्रू होकर जाइए, तो ही आपको फायदा मिलेगा, अदरवाइज वो क्वेश्चंस में आपको उलझाना शुरू कर देंगे। तीसरी बात, अब मैं बात करता हूं इंट्रोडक्शन की। ठीक है, अब आपका इंट्रो कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है कि किसी का प्योर इंग्लिश मीडियम है, किसी का प्योर हिंदी मीडियम है। ठीक है, जो बच्चे बेचारे गांव से बिलोंग करते हैं उनको ज्यादातर हिंदी में ही वो प्रेफर करते हैं कि उनका इंटरव्यू प्रेफर मतलब हिंदी में ही लिया जाए। लेकिन केवीएस में ऐसा नहीं है, ये बात माइंड से निकाल देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मानना केवल ये था कि यार हम तो हिंदी मीडियम से, हम तो सिलेक्ट होंगे ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ये बात ध्यान रखना कि जो बच्चे प्रॉपर हिंदी मीडियम के थे वो भी आपको केवीएस में टीचर लगे हुए मिलेंगे। तो आप पहले से ही डिमोटिवेट मत होइए कि इंग्लिश वाले बच्चों का फायदा है, हिंदी वालों का नुकसान है, ऐसा कुछ नहीं है। मेन बात चलेगी आपकी नॉलेज के ऊपर। हाँ, इतना जरूर रखना है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कि जो इंट्रो है जिसमें आप 10-12 लाइनें जो भी बोलेंगे वो आप पहले इंग्लिश में स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो लास्ट इंप्रेशन रहता है। ठीक है, तो आप पहली 5 से 10 लाइनें जो भी आपका इंट्रो है वो बिना हिचक, ठीक है, आप तैयार कीजिए। चाहे वो आप मिरर के सामने बोलिए या अपने घर में से किसी को पकड़िए उसको आप सुनाइए। ठीक है, या कहीं से आप कोचिंग वगैरह ले रहे हैं तो आप वहां अपनी प्रैक्टिस कीजिए। उस इंट्रो को आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए ताकि पहला जो इंप्रेशन है आपका वो अच्छा पड़े। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश में स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन अब ये आते हैं कि वो इंग्लिश में ही पूछना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपने इंट्रो इंग्लिश में दिया, अब इंट्रो खत्म होने के बाद उन्होंने आपसे इंग्लिश में ही क्वेश्चन किया। ठीक है, तो अब आप वहां पर आप ऑनेस्ट रहिए। मैं आपको बार बार वही चीज समझा रहा हूं कि आपको ऑनेस्ट रहना, बनकर नहीं दिखाना है। आप ऑनेस्ट रहिए और बोलिए सर कि मैं बाइलिंगुअल में कंफर्टेबल हूं। खाली हिंदी मत बोलिए, आप बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल में इन द सेंस कि आप हिंदी अपने हिसाब से यूज करो, बट उसमें दो चार कीवर्ड क्या कर लो, आप इंग्लिश के यूज कर लो, ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि जब ये बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो वहां पर बच्चे जो हैं वो दोनों मीडियम के ही बैठे होंगे। तो दोनों मीडियम के जब बच्चे बैठे होंगे तो ये कंफर्टेबल होंगे पढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको स्कूल में हिंदी भी सब्जेक्ट पढ़ाना है, एज ए सब्जेक्ट आपको हिंदी भी पढ़ानी है और एज ए सब्जेक्ट आपको इंग्लिश भी पढ़ानी है। तो वो ये देखते हैं कि ये जब हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो क्या समझ पा रहे हैं, क्योंकि समझना जरूरी है, बोलना भले ही जरूरी ना हो, क्योंकि आपको जो पढ़ाना है तो वहां पर प्रॉपर इंग्लिश टू इंग्लिश फ्लो में नहीं चलेगी।
आपको बाइलिंगुअल कंसेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम भी बच्चा बैठा होगा, इंग्लिश मीडियम बच्चा भी बैठा होगा। तो इतनी बात इंटरव्यूअर भी समझते हैं। तो वहां पर आपको डीमोटिवेट नहीं होना कि यार मेरा बिल्कुल हिंदी मीडियम है, तो अब ये इंग्लिश में पूछ रहे तो मैं हिंदी में आंसर दे रहा हूं तो मैं बाहर हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपकी नॉलेज देखना चाह रहे हैं, प्लस वो आपका कॉन्फिडेंस देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई नई सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप उसको कैसे रिएक्ट करते हो। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो इंट्रो में आप अपना इंग्लिश से स्टार्ट करो और फिर जो भी आपकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप आ जाओ, चाहे वो हिंदी है चाहे वो इंग्लिश है। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उनको भी बेटा हिंदी की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एज ए सब्जेक्ट वो आपसे हिंदी वहां पर जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो एज ए टीचर आपको हिंदी वहां पढ़ानी पड़ेगी, तो आपके पास भी हिंदी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये बातें माइंड से निकाल दो कि मेरा प्योर इंग्लिश मीडियम है तो मुझे दिक्कत आएगी, या मेरा प्योर हिंदी मीडियम है तो वहां पर मुझे दिक्कत आएगी। नहीं, आप उसको हटा दो। ठीक है, दोनों ही के लिए वो क्या रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे। बस आप ऑनेस्ट रहो कि सर मैं इस मीडियम में जो है ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करता हूँ। केवीएस में स्पेशली बोर्ड राइटिंग होती है, आपसे बोर्ड पर कुछ ना कुछ लिखवा कर वो पूछते हैं कि भाई आपको लेक्चर स्टार्ट करना है तो आप कैसे कैसे लेक्चर स्टार्ट करोगे। तो बेटा देखो, बोर्ड में सबसे पहले तो जब आप खड़े होंगे, ठीक है, बोर्ड पर आप जब आप जाओगे तो वहां पर आपको डेमो में एक बोर्ड दिया जाएगा। बोर्ड पर हो सकता है कि आपसे पहले वाला जो कैंडिडेट था वो कुछ ना कुछ लिख कर गया हो, ठीक है, और वो अभी रफ नहीं हुआ हो। ठीक है, तो आपको बोर्ड पर जाना है, सबसे पहले तो रफ करना है। ठीक है, डस्टर आपके सामने होगा और डस्टर जो है बिल्कुल प्रॉपरली जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए। ठीक है, और आपकी बोर्ड से इतनी दूरी होनी चाहिए कि आपका डस्टर के साथ हाथ खराब ना हो और जो डस्ट उड़ेगा वो आपके कपड़ों पर ना आए। इट मीन्स आपको प्रॉपरली ऊपर से नीचे तक आपको डस्टर लेकर आना है प्रॉपरली। ऐसे 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 नहीं करना है जैसे हम इनफॉर्मल वे में कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको फॉर्मल वे में बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में ऊपर से नीचे की तरफ डस्टर लेकर आना है, ताकि वो आपको ये देख सके कि हाँ ये डिसिप्लिन में है, मींस इनको कुछ चीजों का पता है। दूसरा, बोर्ड पर आपको क्या ध्यान रखना है, जो दो हिस्से होते हैं हमारे बोर्ड के, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, तो लेफ्ट में सबसे ऊपर कोने में आपको डाल देनी है सबसे पहले डेट। ठीक है, फिर उसी के नीचे डाल दो डे कि कौन सा डे है, और डेट का फॉर्मेट इस टाइप से लिखो जैसे 29 मार्च 2023। ठीक है, इस तरीके से पूरा लिखो, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल माना जाता है। ठीक है, उसके बाद डेट के बाद आपने लिख दिया डे, उसके बाद आप लिख दो पीरियड जो है वो कौन सा है। ठीक है, फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, क्या है क्या नहीं है। उसके नीचे आप लिख सकते हो क्लास, ठीक है, कि आप कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हो, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ये आपको क्लास लिख देनी है। ठीक है, इनमें आप कम ज्यादा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं मैंने जितने पॉइंट्स बताए वही आपको लिखने हैं कि 4 मैंने बताए तो 4 ही लिखने हैं, आप कम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो राइटिंग हो वो बिल्कुल आपको सीधी ट्राई करनी है, ऐसा नहीं कि एक वर्ड इधर जा रहा है एक वर्ड इधर जा रहा है, प्रॉपरली आपको लाइन बनाकर लिखना है। इसके लिए आप एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड घर पर ले लीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए कि आप सीधी लाइन में लिख पा रहे हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं राइट सेक्शन की। राइट सेक्शन में आप लिख सकते हो बिल्कुल कोने में कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपकी क्लास में। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल है 40 आज। अब उसके नीचे लिखना है कि प्रेजेंट कितने हैं। ठीक है, प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं, तो उसकी आपने लिखा 39। अब एब्सेंट कितने हैं, उसकी जगह पर आपने एब्सेंट लिखकर डैश लगाकर आपने लिख दिया एक, की एक बच्चा एब्सेंट है और 39 जो है वो प्रेजेंट है, और टोटल बच्चे कितने हैं मेरे पास 40 हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो हिस्सा रहा वहां पर अब आपको अपना टॉपिक मेंशन करना है कि क्या टॉपिक अब आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, अब दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखनी है, जो भी आप बोर्ड पर काम कर रहे हो, चाहे वो कुछ लिख रहे हो, चाहे वो कुछ रफ कर रहे हो, मिटा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका ध्यान ऐसा पीछे होना चाहिए, जो इंटरव्यूअर हैं, जो पैनल में बैठे हुए हैं, उनको जब आप बोर्ड पर जाओगे तो अब आपको टीचर वाली लिमिट वहां पर खत्म कर देनी है कि वो आपके लिए इंटरव्यूअर हैं या वो टीचर हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना कि वो आपके स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनको अपने लेक्चर में इंक्लूड करो। आप उनको वहां पर बेसिक बोलो, हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं, गुड इवनिंग, आप उनको बोलो, भले ही वो आपके टीचर हैं या इंटरव्यूअर हैं, आप उनको अपने लेक्चर में क्या करो, इंक्लूड करो, क्योंकि वहां से वो ये देखते हैं कि ये बच्चा काफी कॉन्फिडेंट है।
ठीक है। और अगर मान के चलो 4 इंटरव्यूअर भी बैठे हैं तो 3 आपको पॉजिटिव फीडबैक देंगे उसका कि हाँ इन्होंने हमें इन्वॉल्व किया है, क्योंकि वो भी वहां पर क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो एज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट्स आपको समझ आया, स्टूडेंट्स आप कैसे हैं, आप इस तरीके से आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आप बोर्ड पर कुछ लिख रहे हो या रफ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको उनकी तरफ देखना। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि बोर्ड के सामने ही आप बिल्कुल बुत बनकर खड़े हो गए और लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो, ये नेगेटिव पॉइंट आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में बोर्ड राइटिंग में ही वो आपसे डेमो भी ले सकते हैं। डेमो में बेटा वो या तो इंग्लिश की एक पोयम ले लेंगे या हिंदी की पोयम ले लेंगे, या इसके अलावा कुछ और भी वो आपसे लिखवा सकते हैं। इसका कोई भी बोर्ड का कोई भी वो नहीं है कि डेमो में क्या पूछ लें। ठीक है, चांसेस ये होते हैं कि वो आपसे कोई भी एक पोयम या कोई भी एक कविता आपसे पढ़वा, मतलब ये बोलेंगे कि आप पढ़ाकर दिखाओ। अब एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप पोयम पढ़ाओगे तो प्रॉपर जेस्चर्स के थ्रू आपको पढ़ाना है, भाव भंगिमा के थ्रू आपको पढ़ाना है। इट मीन्स पोयम में अगर हंसने की बात आ रही है तो आपके चेहरे पर हंसी आनी चाहिए। अगर उसमें रोने की बात आ रही है, मीन्स कोई कीवर्ड आ रहा है, तो आपके मुंह पर थोड़ा सा सैडनेस आनी चाहिए, थोड़ा सा दुख आना चाहिए। ठीक है, कोई पेन की बात हो रही है तो आप थोड़े से दुखी हो जाने चाहिए। तो ये जो है, मतलब जो भी कविता में चल रहा है वो आपकी बॉडी पर परफॉर्म होना चाहिए। यही ज्यादा इफेक्टिव होता है, बजाय अगर मैं सामने खड़ा होकर बस ऐसे कविता सुना दूं तो वो मेरा इफेक्टिव नहीं होता है। प्रॉपरली आपको जेस्चर्स के थ्रू आपको कविता या पोयम जो है वो अच्छे से सुनानी है, तभी आपका डेमो जो है वो अच्छे तरीके से माना जाएगा, अदरवाइज अच्छे तरीके से आपका नहीं माना जाएगा। ठीक है, इन बेसिक चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब डेमो के साथ साथ बहुत सारे बच्चों को अब माइंड में ये भी है कि क्या साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन बेटा दो टाइप से पूछे जाएंगे। एक पूछा जाएगा साइकोलॉजी से, ठीक है, या फिर आप बोल लो टीचिंग मैथोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, जो भी आप बोल सकते हो वो आप बोल लो। और दूसरा बेटा बोला मतलब पूछा जाएगा आपसे सब्जेक्ट से। तो दोनों को बारी बारी बताता हूं, पहले बात करता हूं टीचिंग एप्टीट्यूड की, ठीक है, या साइकोलॉजी की। हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड से बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि कोई भी टीचिंग का जो एग्जाम होगा तो वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, एज ए टीचर आप केवीएस को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। ठीक है, हाँ, इस बात से मैं एक और बात ध्यान देने की है, यहाँ पर एक बात और इंपॉर्टेंट बताता हूं। जब आप केवीएस का पेपर देने मतलब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको केवीएस की जो भी वेबसाइट है वो बिल्कुल छान लेनी है, बिल्कुल छान लेनी है। मतलब जो जो भी उसके ऊपर लिखा हुआ है सारा आपको एक बार पढ़ना है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि केवीएस का लोगो बना के दिखा दो, आपको आप नहीं बना पाओगे, आपको ध्यान ही नहीं होगा कि क्या है। आपसे पूछ लेंगे लोगों के बीच में क्या लिखा हुआ है, नहीं। अब आपसे पूछ लेंगे कि क्या केवीएस इंडिया से बाहर भी है या केवल इंडिया इंडिया में काम करता है, जबकि केवीएस जो है वो इंडिया से बाहर भी है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ये सारी की सारी चीजें जो है ना केवीएस की वेबसाइट पर लिखी पड़ी हुई हैं, आपको बिल्कुल एक एक वर्ड वहां पर छानना है। केवीएस के बारे में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो केवीएस की वेबसाइट पर जाकर ही नहीं देखते कि क्या उन्होंने लिखा हुआ है, और वो इंटरव्यूअर वहां से क्वेश्चन पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको इन चीजों से बचना है। आप प्रॉपर वेबसाइट पर जाओ जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और वापस आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपसे एज ए टीचर क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई बच्चों को कौन से मेथड से पढ़ाओगे। ठीक है, कौन सा अल्टरनेट मेथड है, फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन पढ़ाने का कौन सा मेथड है। आपने पहला मेथड का वहां डेमो दे दिया, अब आपसे पूछेंगे कि अल्टरनेट और बताओ। ठीक है, फिर अल्टरनेट पूछेंगे। तो ये जो अल्टरनेट मेथड्स हैं ये इसके लिए आप एनसीईआरटी उठा सकते हो। एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल्स जो है वो सोल्ड हैं, उसमें दो दो तीन तीन मेथड भी किसी किसी चैप्टर में दे रखे हैं। तो वो अल्टरनेटिव मेथड्स भी आप जरूर याद रखो कि हाँ ये भी एक मेथड है जिससे मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि वो ये देखेंगे कि इनको केवल एक फिक्स नॉलेज है या ये कंसेप्ट इनका जो है वो क्लियर है। तो अगर आप दो या तीन मेथड समझते हैं, जानते हैं, तो इट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप रट कर नहीं आए हो। ठीक है, अब टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड में एज ए टीचर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भाई कुछ बच्चे शोर कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या करोगे। एक टाइप तो क्वेश्चन आपका ये हो गया, ये घिसे पिटे से क्वेश्चन होते हैं।
और इनका सिचुएशनल आपका आंसर होता है, जो उस टाइम आपको परफेक्ट लगे वो आप आंसर दे सकते हो। दूसरा अब क्वेश्चन करेंगे साइकोलॉजी से, ठीक है। साइकोलॉजी से कैसे क्वेश्चन करेंगे या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड से कैसे क्वेश्चन करेंगे, आपसे यूनिट का नाम पूछ लेंगे कि एनसीईआरटी कब बनी, ठीक है, इग्नू कब बनी, आपका आइडिया जो है वो कब आया, ठीक है, एनईपी कब आई, ठीक है, एनसीएफ कब आया, कौन इनको ऑपरेट करता है, ठीक है, इंडक्टिव मेथड क्या है, डिडक्टिव मेथड क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर। दूसरा आपका एनसीईआरटी के बारे में पूछ लेगा कि ये कहाँ कहाँ कौन कौन से स्कूलों को ऑपरेट करती है, केवीएस किसके अंडर काम करता है, कौन सी मिनिस्ट्री आती है, ठीक है। एजुकेशन के मामले में पूरा का पूरा आपसे जितनी भी एजुकेशनल यूनिट हमारी काम कर रही हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी जरूरी है, वहां से क्वेश्चन किए जाएंगे। और अब इन दोनों में से भी अगर मैं इंपॉर्टेंट लेकर चलूं तो एनईपी, ठीक है, 2020 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, ठीक है, वो केवीएस के सिलेबस में भी थी और अब यहां भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनसीएफ 2005 था, ठीक है, एनसीएफ 2005 के बाद आरटी 2009 आया, आरटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन क्यों, क्योंकि काफी पुराना कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन अब अगर आपने देखा हो या आपको नॉलेज ना हो तो एनसीएफ 2023 भी आ चुका है, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो 600 पेजों की 600 पेजेस का एनसीएफ अभी आया है 2023 वाला, तो उससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं आपके, तो वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। अगर आपको पीडीएफ ना मिल रही हो तो आपको पब्लिकेशन वाला जो नंबर है 9716114116 पर आपको एनसीएफ 2023 डालकर व्हाट्सएप कर देना है, वहां से आपको पब्लिकेशन से कोई भी मेंबर आपको व्हाट्सएप कर देगा, जो भी आपको पीडीएफ जो भी एनसीएफ की पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी 2023 वाली, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच सके, इधर उधर आप सर्फिंग में टाइम खराब ना करें, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूं कि सब्जेक्ट की में ही, तो पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक की जितनी भी एनसीईआरटी हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ तक जितनी भी एनसीईआरटी हैं, उनका आपको सिलेबस पता होना चाहिए। वो आपसे ये पूछ लेंगे कि कोई भी टॉपिक आपका नाम आपको देंगे और पूछ लेंगे कि ये कौन सी एनसीईआरटी की उससे है, मतलब ये फर्स्ट क्लास की एनसीईआरटी का टॉपिक है, सेकंड क्लास की का है, थर्ड क्लास की का है या फोर्थ क्लास की का है, ठीक है। और वो सब्जेक्ट कोई भी उठा लेंगे, ईवीएस से क्वेश्चन पूछ लेंगे, मैथ से पूछ लेंगे कि भाई ये वाला टॉपिक जो है, जैसे फ्रैक्शन टॉपिक है, तो वो कौन सी क्लास का टॉपिक है, थर्ड का है, फोर्थ का है, फिफ्थ का है। तो आपको 1 to 5 तक पूरी की पूरी एनसीईआरटी एक बार देखनी है, चेक करनी है आराम से कि हाँ ये चीजें हैं। तो ये आपका मेन रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है। और इसी के साथ जो सब्जेक्ट मैंने बताए एनसीईआरटी के वो रहेंगे, ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड में इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। इनके साथ साथ अब आपको हल्का फुल्का, अगर आपके पास टाइम बचे तो, जिनका लास्ट में मतलब इंटरव्यू है, जिनका अभी टाइम है, तो अगर उनको टाइम मिले तो हल्का फुल्का जो आपका करंट अफेयर होता है उसकी थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अभी करंट में जो है वो क्या क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। होपफुली मैं मानता हूं कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी होगी वो आपके लिए यूजफुल रहेगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो कॉल पर बात हो सकती है, अदरवाइज आपको मैसेज में ही रिप्लाई मिल जाएगा कि आपकी अगर ये वाली प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। दूसरा, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ तो वहां पर आप ये ध्यान रखना कि जो भी आपका इंटरव्यू जहां पर भी है, जो भी आपका टाइम है, अगर आपका पहले स्टार्टिंग में ही आपका इंटरव्यू है तो फिर तो आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू है थोड़ा 1-2 घंटे के बाद, इट मीन्स आपसे पहले और बच्चे जा रहे हैं, तो आप बच्चों से, जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं ना, उनसे बात करने की कोशिश करो कि भाई क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है। हालांकि कोई बताएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से एफर्ट मार सकते हो कि अगर 10 बच्चों से हमने पूछा तो एटलीस्ट 2 बच्चे तो बता ही सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, उससे थोड़ा सा आपको ना आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। दूसरा, एक बात और ध्यान रखना है कि जब आप अंदर जा रहे हो एग्जाम सेंटर में, ठीक है, जहां पर आपका इंटरव्यू है, तो एक दिमाग में बात जरूर लेकर जाना कि होगा तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाए, ठीक है। क्योंकि आप मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा लेकर चलते हो, बाहर कांपते रहते हो ऐसा कि यार मेरा नंबर आ रहा है, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा नंबर आ रहा है।
नो प्रॉब्लम, ये होता ही है। ये मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मेरे साथ भी होगा, दूसरे के साथ भी होगा, तीसरे के साथ भी होगा। लेकिन बेटा होना वही है जो डेस्टिनी में है, किस्मत में है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके ज्यादा टेंशन लेने से वो आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। दूसरा उल्टा ये होगा कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर, मतलब मेंटली प्रेशर लेकर नहीं जाओगे तो आप वहां पर कंफर्टेबल होकर बैठ पाओगे। ठीक है, आप कंफर्टेबली उनको सुन पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, फिर उसी के कॉन्टेक्स्ट में आप आंसर कर पाओगे। लेकिन अगर मेंटली प्रिपेयर आप नहीं हो, मेंटली प्रेशर में हो, तो आप वो कह कुछ और रहे हैं, आपके हाथ कांप रहे हैं, आप बोल कुछ और रहे हो, ऐसा मत करना बेटा। क्योंकि केवल और केवल एक 30 नंबर का जो सेशन है वो आपकी जिंदगी बनाने में और बिगाड़ने के बीच में खड़ा हुआ है। ठीक है, वो 30 नंबर में से आपने अच्छा स्कोर किया तो आप अगले 1-2 महीने के अंदर 50-60 हजार रुपए कमाना स्टार्ट कर देंगे। और अगर वो कुछ पॉइंट से यहाँ पर रह गया तो फ्रस्ट्रेशन जो है वो किस लेवल तक आएगी वो आपको भी नहीं पता है, क्योंकि आप लास्ट तक पहुंचे और वहां से आप बाहर हो गए। ठीक है, तो इन चीजों पर थोड़ा सा आप ध्यान दो। ठीक है, जितना भी मैंने आपका सेशन अभी लिया है उसमें मेरा मानना है कि ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कर दीजिए ताकि किसी का भला हो सके। ठीक है, और अच्छे से मस्त तरीके से इंटरव्यू देकर आइए। ऑल द बेस्ट आपको। ठीक है, मेरी विशेष आपके साथ हमेशा है। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।